हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। चित्र 6.1 कौन सा है? ये विभिन्न स्थल रूप आपको दिखाया गया है, जैसे झील है, नदी है, पठार, पर्वत, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी, मैदान, जल स्थल संधि, तट, प्रायद्वीप, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, समुद्र, सहायक नदियाँ, जल संधि, द्वीप, ये सारे आपको दिखाया गया है कि अलग अलग स्थल रूप है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। कहीं पहाड़ तो कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदी, कहीं मैदान, अलग अलग है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ऐसा हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मैदान है जिस पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है, वो धीरे धीरे गति हो रही है। उसमें पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये सब किसकी वजह से होती है? कुछ आंतरिक प्रक्रिया की वजह से होती है, जिसकी वजह से कहीं पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर बहुत ज़्यादा उठ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा धंस जाती है। यहाँ बॉक्स में देखिए कि आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है। पहाड़ी मतलब क्या होता है? पहाड़ी मतलब है कि पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। आपको बताना है कि कौन सा पर्वत है जो 8000 मीटर से ऊंचे है। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 8848 मीटर। और ये कहाँ से, ये ऊंचाई कहाँ से मापा गया था? समुद्र तल से। तो इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरी बाह्य प्रक्रिया, देखिए जो पृथ्वी पे स्थल पे जो कि कुछ कहीं कहीं जगह जो है ऊपर उठ जाती है, कहीं कहीं धंस जाती है। एक तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है और दूसरा है बाह्य प्रक्रिया, जिसकी वजह से भी कहीं कहीं ऊपर स्थल रूप बदल जाते हैं। स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसको कहेंगे? जहाँ पृथ्वी की सतह जो है वो टूटकर घिस गया है जिसकी वजह से, ठीक है, उसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। देखिए, अपर्दन मतलब कि यहाँ से कटाव हो रहा है, यहाँ से कोई भी, ये जमीन है, ठीक है, ये स्थल है, किसी वजह से, नदी की वजह से, हवा चली जिसकी वजह से यहाँ से कुछ स्थल है जो कि नदी बहाव करके इस भाग को काट दिया, या फिर हवा तेज चली, यहाँ बालू रेत है, धूल कण है, यहाँ से उठाकर दूसरी जगह जमा किया। तो यहाँ से जो कटाव हो रहा है ना, इसको हम अपर्दन कहेंगे। और दूसरी जगह जो जमाव हो रहा है, एक जगह से काटकर कहीं ना कहीं तो इसको ले जाएगा ना। जैसे कि नदी है, यहाँ से कटाव करके कहीं ना कहीं उसको तो रखेगी ना, ऐसा तो नहीं कहीं भी, कहीं तो कहीं ये जमा करेगी। तो इसको निक्षेप कहते हैं, जमाव कहते हैं। जमाव जहाँ होता है उसको निक्षेपण कहेंगे और जहाँ से कटाव होता है उसको अपर्दन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आधार मतलब आप इसको इस तरीके, ये आधार चौड़ा होता है एंड इसका जो शिखर होता है ना, शिखर जो है ये छोटा होता है। इस तरीके से आप पहाड़, आपने भी मैप चित्र बनाया होगा, ड्राइंग बनाया होगा, पेंटिंग बनाया होगा बचपन में, तो हम पहाड़ को इस तरीके से बनाते थे। तो ये नीचे का जो आधार है इसका, ये चौड़ा एंड ऊंचाई जो है, शिखर जो है वो छोटा बनाते थे। ऐसा ही होता है पर्वत। यह आप आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, घनत्व घटता है, डेंसिटी घटता है, ठीक है, घनत्व घटता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्या होता है, घटता है।
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। इस तरीके से एक रेखा के क्रम में इस तरीके से पर्वत होते हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला। ठीक, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। चित्र 5.1 में आपको दिखाया गया। चित्र 5.1 हमने लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। यहाँ देखिए, मैप में देखिए, चित्र 6.2 में देखिए, वलित पर्वत आपको दिखाया गया। इस तरीके से वलित पर्वत है ये। ठीक है, वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स जो है वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना वर्ल्ड मैप का चित्र, उसको आप देखिए। यहाँ भी आपको वर्ल्ड मैप का चित्र देखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत ध्यान आ रहा होगा तो आप रिवाइज किए होंगे या याद है तो आप ध्यान में रख पा रहे होंगे। रूस के यूराल पर्वत के बारे में आप याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, यूराल पर्वत, तो इसको ध्यान में रखना है। गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वत एग्जाम में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वलित पर्वत है या नहीं है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। हिमालय, आल्प्स, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, ये सारे, अरावली पर्वत भी वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रैबेन कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये भ्रंशोत पर्वत आपको दिखाया गया है। जैसे कि इस तरीके से ये जो भाग नीचे जो धंसा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, इसको ग्रैबेन कहते हैं। जो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, इसको हॉस्ट कहते हैं और उत्खंड भ्रंश कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्सिस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एग्जाम में यूपीएससी का अगर आप PYQ सॉल्व किए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। वॉस्सिस पर्वत भ्रंशोत पर्वत है या क्या है, वलित पर्वत है, मैच में दिया हुआ था। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने में। तो यहाँ से आपका NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो यहाँ हमने देखा कि पर्वत के कितने टाइप होते हैं और कौन से पर्वत किस तरीके के पर्वत है। जैसे हिमालय है, एग्जाम में दिया जाएगा हिमालय कौन सा पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है या भ्रंशोत पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो हिमालय कौन सा पर्वत है, ये वलित पर्वत है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जो है जल के संग्राहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि
पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या पर्वत में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? जैसे कि किसी को एडवेंचर का बहुत शौक होता है, ठीक है, तो वो पैराग्लाइडिंग करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग। अगर आप में से किसी ने किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। यहाँ देखिए ज्वालामुखी पर्वत के दिखाया गया है। यह अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ देखिए किनारों से निकलती पिघलती चट्टानों लावा कहलाती है। और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ये ज्वालामुखी शंकु है, ठीक है। यहाँ ज्वालामुखी राख, वाप और गैस से घने बादल इस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ मैग्मा का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि प्लेट, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लेट है ना, पृथ्वी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बना है। तो दो प्लेटें हैं, एक हल्की प्लेट होती है और एक भारी प्लेट। जब दोनों मूवमेंट हो रहे हैं ना भाई, प्लेट में तो मूवमेंट हो रहे हैं, तो जब मूवमेंट करते हैं एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाती है, ठीक है, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है। तो नीचे धंसा हुआ जो पार्ट है प्लेट का, ये क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पिघलने लगते हैं और ये पिघले हुए भाग ही मैग्मा का निर्माण करता है और इस तरीके से ये ऊपर आकर यही ज्वालामुखी बनता है, ठीक है। ज्वालामुखी के रूप में ये ऊपर आते हैं, जिसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पर्वत तो ऊपर में इस तरीके से होता है, लेकिन पठार क्या होता है, पठार ऊपर का भाग इसका इस तरीके से सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ठीक है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। और माउंट एवरेस्ट हमने देखा था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एंड विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार की ऊंचाई जो है वो माध्य समुद्र तल से, इसे भी समुद्र तल से, हर ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, ठीक है। तो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार कहाँ है? ये झारखंड में है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी है और उसी पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, तो इसको ध्यान में रखना है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, देखने लायक सुंदर स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमने पर्वत और पठार के बारे में देखा, अब हम जानेंगे मैदान के बारे में। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि नदी जो है, नदी क्या है, पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो उनके रास्ते में जो भी पठार चट्टान आते हैं, उनको तेजी से नदी बह रही है, तेजी से नदी बढ़ रही है, रास्ते में जो भी चट्टान इनसे टकराते हैं उनमें कटाव होता है और कटाव होने के बाद ये अपने साथ, ये जो भी कटाव हुआ वो अवसाद अपने साथ लेकर आने लगती है, ठीक है। नदियाँ उनको अपने साथ लेकर आने लगती है।
और इसके बाद ये क्या होते हैं, ये एक जगह निक्षेप कर देते हैं। कहीं अब कितनी दूर तक इनको साथ में लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको रखना ही होता है। तो इस तरीके से जमा हो जाता है और इसी निक्षेपण से जहाँ जमा होता है अवसाद, उसी से मैदान का निर्माण होता है और वो मैदान बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। आपने देखा होगा कि मैदानी इलाका ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं होता है, ज़्यादा जनसंख्या वहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में खेती अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, आप अच्छे से घर बना सकते हैं, परिवहन की सुविधा होगी, मतलब सुविधा अच्छा होता है, इसकी वजह से वहाँ लोग ज़्यादा मिलते हैं, निवास करते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ देखिए मैदान में ये खेती भी हो रहा है, धान है ना, ये धान की रोपाई हो रही है, इधर पेड़ पौधे भी है बहुत बड़े बड़े, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। अभी हमने देखा कि मैदानी क्षेत्र में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ज़्यादा सरल होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा कठिन होता है जीवन, क्योंकि वहाँ एक तो पठारी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ आपको ज़मीन मिलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ प्राकृतिक तरीके से जैसे लैंडस्लाइड हो गया तो उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। देखिए, रहन सहन का तरीका कैसे डिपेंड करेगा, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको चावल ज़्यादा पसंद, वहाँ चावल की खेती ज़्यादा हो रही है, तो आपको चावल ज़्यादा पसंद होगा, चावल के बनाए हुए और भी जो भी फूड है वो ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ का मौसम कैसा है, गर्मी है, ठंड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को उनकी हैबिट, आदत भी उनके अकॉर्डिंग ही होता है, खाने पीने रहने सहने का। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। वहाँ उपजाऊ भूमि है तो हमें खेती करना चाहिए, लेकिन हम मकान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, या हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, ठीक है। तो इसके लिए हमें जागरूक खुद भी होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। यहाँ देखिए, रस्सी से बना पुल अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाया गया है, रस्सी से बना हुआ पुल। एक प्रदूषित नदी कितना ज़्यादा प्रदूषित है, जबकि हमें नदी को साफ रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत दिन पर दिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। लोग कूड़ा कचरा जो भी है वो नदी में ही बहा देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए, आपको अलग अलग एक इंडिया में क्या कितनी सारी डाइवर्सिटी है, आप यहाँ विविधता को देख सकते हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, समतल क्षेत्र, इस तरीके से आप यहाँ रिवर राफ्टिंग देख सकते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हुए। तो टॉपिक कंप्लीट होता है और अब क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई करेंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से एमसीक्यू, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। लेकिन मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना जरूरी है। मेंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ ही साथ तो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम आंसर लिखना स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब आप इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। आप आसानी से समझ सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।